जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। और इस लास्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे फाइनली आपको जो हमने ग्रैंड चेकलिस्ट एक बनाई है जिसके बेसिस पे हम किसी ट्रेड में एंट्री एग्जिट लेते हैं, उसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड में घुसे, कौन से टाइम फ्रेम को देखें और आप किस तरीके के ट्रेडर बन सकते हैं। स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पर, पोजिशनल, इंट्राडे, जो भी है ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बात करेंगे। एंड तक देखना, पूरा जो हमने अभी तक सीखा है उसको कैसे कंसाइज करके हम एक ट्रेड को लेते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किस स्टॉक में ट्रेड लेनी चाहिए और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें हमें ट्रेड लेनी भी चाहिए। तो ये हर 6000 से ज्यादा लिस्टेड स्टॉक हैं, सब में थोड़ी ट्रेड जाके ले सकते हैं, तो वो भी क्राइटेरिया हम इस वीडियो में बात करेंगे। और पूरा कोर्स आपको कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर कमेंट्स में जाके देना। तो आइए शुरू करते हैं द फिनाले। तो फाइनली सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि चार्टिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है। हमने सारी देखी कि चार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैंडलस्टिक्स, पैटर्न, इंडिकेटर वगैरह सारे कितने इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से तो ज़ेरोधा आपको आराम से फ्री सॉफ्टवेयर देता है चार्टिंग। जो भी आपका ब्रोकर है वो आपको कोई ना कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर फ्री देगा। स्टार्टिंग के लिए वो बहुत ही यूजफुल है और आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्चे की जरूरत नहीं। इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू करके जो सॉफ्टवेयर आता है ऑनलाइन, उसको आप यूज करते हैं। फ्री वर्जन में मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनकी भी हमने बात करी, जितने इंडिकेटर्स की बात करी, सारे आपको नजर आ जाएंगे। उसका पेड वर्जन फर्दर आप अगर जब और एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाते हैं तो जाके आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब आपको चार्ट्स उतना हेल्प कर सकते हैं जितना आप उसमें टाइम स्पेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। एक ज़ेरोधा के चार्ट से ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। डेटा वही दिखाएगा क्योंकि डेटा बैकएंड में तो वही है सारा। तो आप जो है उसका यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी ट्रेड्स को एनालाइज करने के लिए उसकी मदद ले सकते। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है टाइम फ्रेम कौन सा है। इसके बारे में हमने चैप्टर 3 में बात भी करी थी कि बहुत सारे टाइम फ्रेम्स हैं, 1 मिनट से लेके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एंड ऑफ द डे, वीकली, मंथली, ईयरली, बहुत सारे टाइम फ्रेम है। तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। अब पैटर्न्स जो हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं देन छोटे टाइम फ्रेम पे। फॉर एग्जांपल एक बुलिश इनगल्फिंग 15 मिनट के चार्ट पे ज़्यादा सेंस बनाती है देन 5 मिनट चार्ट। और इसके आगे हम और भी घुस सकते हैं, जैसे 1 डे की बुलिश इनगल्फिंग आवरली बुलिश इनगल्फिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे पैटर्न्स ज़्यादा सेंस बनाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा आपने देखा कि वॉल्यूम्स, पीछे की साइकोलॉजी, पूरे दिन बायर्स ने क्या किया रादर देन 1 घंटे के अंदर क्या किया। अब आप कैसे डिसाइड करें कौन से टाइम फ्रेम पे। पहले स्टार्टिंग में आप डे ट्रेडिंग में न जाके पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं उसमें जा सकते हैं और उसमें ज़्यादा आपको एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते। उसके लिए आपको जो है डेली टाइम फ्रेम देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप डेली टाइम फ्रेम से शुरू करें। और अगर आप स्कैल्पर बनना चाहते हैं, जो तुरंत घुस के तुरंत निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए 1 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो इसीलिए अपना जो टाइम फ्रेम है, आप कौन से तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड एक्सपेक्ट आ जाता है लुक बैक पीरियड। लुक बैक पीरियड से सिंपल मतलब है कि कितना पुराना डेटा आप कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि पूरा लाइफ टाइम का डेटा अवेलेबल है, 10 साल, 15, 20 साल, तो क्या सारा डेटा थोड़ी एनालाइज करेंगे। वो भी उसी पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मान लीजिए आप आज का डाटा अगर देखना चाहते हैं तो आप 3 महीने के रेफरेंस में देख सकते हैं, 3 महीने पिछले क्या हुआ था उसके हिसाब से। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो एटलीस्ट आपको 6 महीने से 1 साल के डेटा में देखना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हैं तो सिर्फ 5 दिन के डेटा से हो जाता है। लेकिन जब स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस आप प्लॉट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 2 साल का पुराना डेटा देख लेना चाहिए। तो लुक बैक पीरियड उसी पे डिपेंड करेगा कि आप स्कैल्पर हैं, डे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, उसके ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स। अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स से क्या कहना है, जैसे हमने पहले बोला था कि 6000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी है, सबको थोड़ी हम देखने बैठ जाएंगे। तो उसका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि आपको उस स्टॉक में ट्रेड करना है जिसमें लिक्विडिटी अच्छी हो। लिक्विडिटी अच्छी से क्या मतलब है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि
और एक उसका सिंपल वॉल्यूम क्राइटेरिया है कि 5 लाख शेयर अगर डेली बेसिस पे ट्रेड हो रहे हैं मिनिमम, तो उसमें मतलब लिक्विडिटी अच्छी है, आप कभी उसमें फंसेंगे नहीं कि ऐसा ना हो कि बायर्स नहीं है या सेलर्स नहीं है। इसीलिए लो लिक्विडिटी स्टॉक से आपको दूर रहना है। और मेक श्योर दैट द स्टॉक इज इन इक्विटी सेगमेंट। इक्यू सेगमेंट से क्या मतलब होता है कि उसमें आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हालांकि हमें डे ट्रेडिंग नहीं करनी है, बट वो स्टॉक डे ट्रेडिंग का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो इंश्योर कर रहा है कि भैया इसमें लिक्विडिटी भी अच्छी है और आप अगर निकलना है तो सेम डे भी उससे निकल सकते हैं। ये ना हो कि आज ले लिया तो आज बेच नहीं सकते, अगले दिन बेचेंगे या 2 दिन बाद, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं स्टॉक में। और इसको अगर आप क्राइटेरिया को भूल जाएं और सिंपल एक चीज़ लगाएं कि आप सिर्फ निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 मेजर स्टॉक्स जो हैं जिनमें लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है, इक्विटी सेगमेंट का पार्ट है, उसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। निफ्टी 50 या इवन निफ्टी 100 बस उसके नीचे नहीं जाना, बिकॉज उसमें क्या होता है कि नीचे जो है ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक भी हो सकते हैं। मतलब ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक से मतलब कुछ लोग हैं जो ऑपरेटर जिनको बोला जाता है, वो स्टॉक को आर्टिफिशियली इन बढ़ा या गिरा देते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि उसमें वॉल्यूम कम होती है तो बहुत आसान हो जाता है। तो हमें उन चक्करों में पड़ना नहीं है, हमें स्मार्ट मनी स्मार्ट इन्वेस्टर स्मार्ट ट्रेडर बनना है, डम मनी डम इन्वेस्टर नहीं बनना है। तो हमें हमेशा एटलीस्ट निफ्टी 50 या ज़्यादा से निफ्टी 100 के बेसिस पे ही स्टॉक्स में ही वो हमारा स्टॉक यूनिवर्स हो गया, उसके परे हमें नहीं जाना है। अब स्काउटिंग कैसे कर, मतलब स्काउटिंग से क्या मतलब है कि कौन से ट्रेड स्टॉक, अब निफ्टी 50 की भी अगर हम बात करें तो 50 स्टॉक हैं, तो क्या 50 में हम इन ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे? नहीं, उसमें भी आपको फर्दर क्राइटेरिया लगा के सिंपल क्या देखना है। सबसे पहले हमने चार्टिंग सॉफ्टवेयर की बात करी, वो हम ट्रेडिंग व्यू, टाइम फ्रेम हमने एंड ऑफ द डे डेटा देख लिया, अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स हमारा निफ्टी 50 हो गया, ट्रेड टाइम मान लीजिए हम पोजिशनल ट्रेड में हैं, लुक बैक पीरियड हम 6 महीने से 1 साल का देखेंगे। अब ये सारा होने के बाद शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे, इन स्टॉक यूनिवर्स में जो हमारे 50 स्टॉक है या 30 स्टॉक्स हैं उनके हम चार्ट देखेंगे। चार्ट में जब देखेंगे तो हम मैक्सिमम 3 से 4 दिन की कैंडल जो रिसेंट वाली है उसके ऊपर ध्यान देंगे। अब इन 3 कैंडल देखने के बाद अगर हमें कोई रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न जैसे बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या कोई भी ऐसा अगर नज़र आता है तब उसमें हम फर्दर इवैल्यूएशन करेंगे। तो पार्ट 1 हो गया कि सारे सबके चार्ट देखो, उसमें देखो रिसेंट कैंडल में क्या एक्शन हो रहा है, अगर वहाँ पे कोई पैटर्न नज़र आता है तब उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। तो अगर आप 50 स्टॉक में ये करोगे तो आपको मुश्किल से 4-5 स्टॉक मिलेंगे जिनमें ये सारे क्राइटेरिया सही फिट हो रहे होंगे। अब देखेंगे कि हम पैटर्न कितना स्ट्रांग है उन 4-5 स्टॉक में, कि बुलिश मारुबोजो में शैडो है या बुलिश मारुबोजो पूरा जो है बढ़िया है, पूरा बना हुआ है। प्रायर ट्रेंड क्या है, क्योंकि जो भी पैटर्न निकल के आएगा मोस्टली रिवर्सल पैटर्न हमें दिखाई देता है, तो क्या प्रायर ट्रेंड उसको कंफर्म करा है। अगर हमें स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में था और एक रिवर्सल पैटर्न निकल आया तभी हम उसमें आगे अप ट्रेंड की ट्रेंड लेंगे। अगर रिवर्सल जो है डाउन ट्रेंड में नहीं था तो हम नहीं देखेंगे उस पैटर्न को। और जब रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न के साथ हमें जो प्रायर ट्रेंड है वो भी कंफर्म कर रहा है, फिर हम अपने जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है 4% से ज़्यादा दूरी पे नहीं होने चाहिए हमारे जो भी हम जो भी ट्रेड में नेसेसरी ट्रेड में घुसना चाह रहे हैं। अगर ज़्यादा हो गए 4% से तो हम उस ट्रेड को रिजेक्ट कर देंगे। अब जब ये हो जाए तो हम फिर डाउ पैटर्न जो हमने रिसेंटली बात करी थी कि उसमें कोई डबल टॉप डबल बॉटम या ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम या फिर फ्लैग एंड स्टाफ पैटर्न तो नहीं नज़र आ रहा कुछ, अगर आ रहा है तो हम उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड को भी एक बार एनालाइज करके देखेंगे। ये फर्स्ट 5 स्टेप्स करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है आएंगे अपने आरआरआर के ऊपर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वो एटलीस्ट हमारा 1.5 का होना चाहिए। सारी हमने बातें करी पिछले वीडियोस में, अगर आपने डिटेल में नहीं देखी हैं तो उनको देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। जब हमें समझ अगर लगा कि 1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मिल रहा है तब हम फाइनली देखेंगे इंडिकेटर्स पे, MACD या RSI या दोनों, या फिर और कोई आप इंडिकेटर ले सकते। वो पर्सपेक्टिव देता है कि हमें उसमें ट्रेड साइज क्या रखना है, कि कम क्वांटिटी रखनी है या ज़्यादा क्वांटिटी रखनी है। अगर यहाँ पे भी चेकलिस्ट लग जाता है, अगर इस शॉर्टलिस्टेड स्टॉक जो 4-5 आए उसमें से मुश्किल से 1-2 क्वालिफाई करेंगे और ट्रेड जो है अगर क्वालिफाई करेंगे तभी ली जाएगी वरना नहीं ली जाएगी। और इस केस में स्टॉप लॉस को नहीं भूलना है, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है और
जो हमने शुरुआत में भी बात करी थी कि या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट, उसके अलावा बीच में नहीं निकलना है कि डर के स्टॉप लॉस से पहले ही निकल गए या लालच में आके टारगेट से पहले ही प्रॉफिट बुक कर ली। दोनों ही केस में एक बार आपने ट्रेड में जब एंट्री लेते हैं तो अपना चिल होके वेट करना है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा। अगर बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको अपने सिस्टम को देखने की ज़रूरत है, चेकलिस्ट को आपने सही से फॉलो नहीं किया है ये देखने की ज़रूरत है। और अगर आपके टारगेट से पहले ही आप बार बार निकल जा रहे हैं तो आपको अपने आप को पेशेंस दिखाना है कि भाई आने दो, आएगा टारगेट, समय लग सकता है पर आ जाएगा। और इसी वजह से आपका धीरे धीरे चल के साइकोलॉजी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपका ट्रेडिंग सिस्टम भी बेहतर होते जाएगा। कन्विक्शन के साथ ट्रेड करना है, ये नहीं कि 2-3 चीज़ें सही हुई और ट्रेड में घुस गए तो आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं एंटर कर पाएंगे। तो ये तो बात करी हमने पोजिशनल ट्रेडर की। फिर आप स्कैल्पर अगर बनना चाहते हैं, जो मैं बहुत बोलूँगा कि आप ना घुसें, बहुत ही हाई स्ट्रेस ट्रेडिंग हो जाती है। 10 सवा 10 पे घुसे, 10-25 पे निकल गए, प्रॉफिट हुआ 2600 रुपये का, हो सकता है लॉस भी हो सकता था। तो इस छोटे टाइम फ्रेम पे जो है बड़ा ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी कम रहता है, 0.5-0.75 तक का ही रहता है। ऐसे में जो है आप वो ट्रेड में स्ट्रेस इतना है और पैसा इतना कम कमा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। बार बार ऐसी ट्रेड्स लेनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए सस्टेनेबल हो, जिसमें मान लीजिए अगर आप ऑफिशियली कहीं काम भी करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते मार्केट पे, तो भी आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस मार्केट सिस्टम में एंटर करके अपना आराम से अपने काम पे कंसंट्रेट करिए। या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या टारगेट हिट हो जाए। स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं हो पाता जनरली। तो इस वजह से आप थोड़ा सा ध्यान दें कि शुरुआत जो है सबसे पहले एज ए स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर और उसके बाद एडवांस करके आप डे ट्रेडिंग में आए। उसके पहले सीधे ये नहीं कि एक दिन में आप सब सीख के कल से डे ट्रेडिंग शुरू कर दें। तो ये पूरे चैप्टर्स में हमने जो निचोड़ है वो जाना इस चैप्टर में। और एक बार रिवाइज करें तो एंड ऑफ द डे चार्ट देखने हमें, चाहे डे ट्रेडिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। इंटरडे चार्ट जो है स्कैल्पिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। लुक बैक पीरियड जो है हमारा 6 महीने से 1 साल का होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के केस में। निफ्टी 50 या निफ्टी 100 आपके लिए अच्छा ग्रेट यूनिवर्स बन जाता है। और अपॉर्चुनिटी टू स्कैन जो है आपको करते रहना चाहिए, चाहे वो आपको जब तक सही ट्रेड नहीं मिल जाए। और पहले पार्ट 1 में आप जो है 2 पार्ट में करेंगे इसको। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि भाई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स के जो स्टॉक हैं निफ्टी 50 मान लीजिए, उसमें कहीं कोई रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो मूव ऑन करिए। आ रहा है तो उन 4-5 स्टॉक्स को देख लीजिए जिनमें आ रहा है, फिर उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए कि भाई पिछले ट्रेंड उनका क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में था या अप ट्रेंड में था। फिर डाउ थ्योरी लगाइए, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए, पैटर्न देखिए, कहीं डबल टॉप, ट्रिपल टॉप या डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम या फिर फ्लैग फॉर्मेशन कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अगर आ रहा है 1-2 स्टॉक में, उसमें फर्दर जो है इंडिकेटर MACD और RSI दोनों को लगा के देख लीजिए कि आपको पोजीशन को स्केल कैसे करना है, ज़्यादा क्वांटिटी करनी है, स्मॉल क्वांटिटी करनी है। सारी चीज़ें देखने के बाद आप जो है आप ट्रेड में एंट्री लीजिए। और एंट्री लेने के बाद या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। अगर आपने सारी चीजें सही से देखी हैं, 4-5 चीजें सही निकल आके आ रही हैं, टिक लग गया है, तो आप एंट्री लीजिए और फिर भूल जाइए आराम से, या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट हिट होगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और शुरुआत हमेशा करें स्विंग ट्रेडर से, फिर पोजिशनल डे, और तभी आप स्कैल्पिंग, और ना भी जाए स्कैल्पिंग कोई ज़रूरी थोड़ी है। अपने को पैसा कमाना है, ज़रूरी थोड़ी है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेके कमाएं। ज़्यादा स्ट्रेस लेके कमाएंगे रात की नींद उड़ेगी, क्या फ़ायदा। अपना मेहनत कीजिए तो ऐसी कीजिए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो। पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हमने कवर किया। इसमें आगे जो हैं आपके जो चैप्टर्स हैं, इनमें कुछ अदर इंडिकेटर्स जैसे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स और आगे, और अगर आप देखेंगे तो ये सारे छोटे छोटे बताए हैं, एलिगेटर इंडेक्स, ये सब। अब देखिए इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स तो हम यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इंडिकेटर सारे लगा देंगे तो आपको कहीं कोई बाई बताएगा, कोई सेल बताएगा, कन्फ्यूजन। सुपर ट्रेंड है जैसे, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, इसको आप देख सकते हैं कैसे यूज़ किया जाता है। वरना
वॉल्यूम है, इसके भी और ज़्यादा काफ़ी सारे इंडिकेटर्स इसमें बताए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं जस्ट टू नो कि ये कैसे वर्क करते हैं। जरूरी नहीं कि आप इनको यूज़ करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप डेटा पॉइंट्स इकट्ठे करेंगे उतना कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं कि टाइम फ्रेम कैसे सेट करना है, मल्टीपल चार्ट्स एक ही स्क्रीन पे आप कैसे देख सकते हैं, विजिबिलिटी कैसे अच्छी कर सकते हैं, और एचडी इमेजेस वगैरह वगैरह। और लास्टली इसमें सेंट्रल पिवट रेंज के बारे में थोड़ा बताया गया है कि जब हमने ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, आरएसआई, एमएसीडी ये सब लगाने के बाद अगर आपको कुछ और इसमें जो है लगाने हैं जो आपको बिल्कुल चार्ट पे अपने आप ही बता दे कि भैया यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न नज़र आ रहा है, या फिर कुछ पिवट रेंज के चार्ट्स हैं वो आप लगा सकते हैं, जिसको आप जैसे हमारी फिबोनाची सीरीज थी उसकी तरह से कुछ वर्क करता है ये, तो आपको यहाँ पे ये एंट्री एग्जिट के सिग्नल्स दे सकता है ऑटोमेटिकली। बट मोटा मोटा हमने सारे जो इंडिकेटर्स मेन होते हैं वो सारे कवर कर लिए, और उनसे रिलेटेड पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, डाउ थ्योरी सारा कवर किया इस कोर्स में। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करना और शेयर करना उन लोगों के साथ जो ट्रेडर बनना चाहते हैं और ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल है बट इजी नहीं है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो अलग चीज़ें होती हैं, इजी और हार्ड दो अलग चीज़ें होती हैं। सिंपल है क्योंकि आप समझ सकते हैं, हमने चैप्टर्स में देखा बहुत आसान है समझना, लेकिन उसको यूटिलाइज करके उसमें ट्रेडिंग करना वो इजी नहीं है। इजी काम आपको ट्रेडिंग में नहीं मिलेगा। लोगों को लगता है इजी मनी है, नहीं ऐसा नहीं है। काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है, काफ़ी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करना पड़ता है, तब जाके कोई अच्छा ट्रेडर बनता है। और जैसे सेबी से लेके ज़ीरोधा के फाउंडर बोलते हैं कि 99% जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा नहीं कमाते स्टॉक मार्केट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप पेपर ट्रेडिंग या वर्चुअल ट्रेडिंग से शुरुआत करें जहाँ पे रियल मनी इन्वॉल्व नहीं है। जब उसमें आपको सक्सेस मिले तब आप थोड़ी बहुत स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत कीजिए। सारे एस्पेक्ट हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कोर्स को बहुत प्यार दिया, और आगे आप मार्केट में क्या जानना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस या फिर एफएनओ या फिर और इसके अलावा क्या सीखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। आई विल ट्राई टू मेक कोर्स ऑन देम एज वेल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई नेम इज़ कैप्टन शशांक। जय हिंद।